अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। नैब के हवाले से बहुत हैरत अंगेज़ आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, हैरत अंगेज़ इस वजह से क्योंकि बहुत नोटवर्दी मुअज़्ज़ज़ अदालत के रिमार्क्स हमने इस समाअत के दौरान सुने। PTI ने चूंकि ये मामला अदालत ले जा रखा था और नैब तरामीम को जो कि पिछले दौर में यानी PDM पीपल्स पार्टी की जॉइंट हुकूमत कोalition गवर्नमेंट में हुई है उनको चैलेंज कर रखा था। उस मामले पर वैसे भी नैब से रिपोर्ट मांगी थी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने, वो रिपोर्ट भी जमा कराई गई है और बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो कि नैब की तरफ से सुनने, जो कि अदालत की तरफ से नैब के हवाले से सुनने में आए हैं और बिलखुसूस इन तरामीम के अहवाल के ऊपर भी नजर डाली गई है। बहुत कुछ नाजरीन इसके साथ साथ भी हो रहा है, जैसे आज भी हमने देखा कि एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तरह से जैसे विकेट गिरना कहते हैं, उनकी बहुत अहम विकेट ऑन अब्बास बप्पी, बड़े स्टॉलवर्ट और बहुत डाई हार्ड अपनी पार्टी के लॉयलिस्ट, उन्होंने भी पार्टी से अपनी पार्टी से खैरोबाद कह दिया और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो एक सीरीज़ ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला आपसे कुछ माह पहले हमने देखा था, उसमें आज एक और खतरा ऑन अब्बास बप्पी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में शामिल हुआ है। इसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। परवेज़ इलाही साहब का भी मामला जो है वो भी एक खासा अचंभे की बुनियाद है हम तमाम के लिए, जब हम देखते हैं वो तमाम तर विजुअल्स के उनको रिहा करने के बाद फिर उनको दोबारा जिस तरह से पकड़ लिया गया, इसके ऊपर भी बात रहेगी नाजरीन। और ख़ास तौर पे इस बहुत इंपॉर्टेंट समाअत के ऊपर जो रिमार्क्स हैं वो कुछ उनकी चीज़ें सेलिएंट फीचर्स आपके सामने रखते हैं। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत। सदारती माफ़ी की तरह नैब से माफियां दी जा रही हैं, चीफ जस्टिस के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। नैब तरमीम से किस ने फ़ायदा उठाया, रिपोर्ट जमा। नैब की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंसेस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस एहतसाब अदालत ने तरमीम के बाद वापस कर दिया, रिपोर्ट में दर्ज है। तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के अलावा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका और अनवर मजीद के नैब मुकदमात मुंतकिल किए गए हैं। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम हुसैन लवाई का केस भी नैब के दायरा कार से बाहर। ओमनी ग्रुप से अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी एहतसाब अदालत से वापस हो गए। नैब तरमीम से मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को भी रिलीफ मिला। सुप्रीम और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने रमज़ान शुगर मिल केस में जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर, इसी बुनियाद पर खारिज की गई। रवां साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात नाजरीन एहतसाब अदालतों से वापस हुए और नैब तरमीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर जो फोरम्स हैं उनको मुंतकिल कर दिए गए। आप माने कि नैब को गलत इस्तेमाल होता, आप माने कि नैब गलत इस्तेमाल होता रहा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का ख्वाजा हारिस से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत मंगल तक मुलतवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स नाजरीन इस कॉन्टेक्स्ट में हैं क्योंकि पहले यही गुज़िश्ता हुकूमत पर इल्ज़ामात लगते रहे कि ये लोग दरअसल ख़ास तौर पे जो इनकी हरीफ जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो यही कहती रही कि ये हुकूमत में आई ही इसलिए ताकि ये अपने केसेस माफ़ करा पाएँ। क्या आज की ये समाअत इस बात को मज़ीद कंसोलिडेट करती है? और ये जो नैब तरामीम हुई हैं, जो गुज़िश्ता हुकूमत है, PDM की जमातें हैं, वो तमाम ये बातें करती हैं कि उनका फ़ायदा तो चेयरमैन PTI को भी हुआ है, तो क्या अपने इस फ़ायदे को नज़रअंदाज कर रही है बड़ी कन्वीनियंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? दोनों इतराफ़ के मौक़िफ़ जानने बड़े ज़रूरी हैं। और नाजरीन, महंगाई से बिलबिलाती हुई आवाम के लिए मज़ीद पेट्रोल बम्प, ये पहली दफ़ा तारीख़ में हुआ है पाकिस्तान की कि 300 से तजावज़ कर गई है पेट्रोल की कीमत। और जो पेट्रोल की कीमत है पर लीटर, उसमें और डॉलर की कदर में बनिस्बत रुपए के, पाकिस्तानी रुपए के बहुत तगड़ा मुकाबला चल रहा है। मुश्किल है कहना कि कौन जीतेगा, लेकिन ट्रिपल सेंचुरी माशाल्लाह से दोनों ने क्रॉस कर ली है और कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती क्योंकि कल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के साथ जो प्रेस टॉक थी उसमें हम लोग मौजूद थे। करना वो चाहते हैं बहुत कुछ, वो प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है निगरान हुकूमत के एक तो इख्तियारात महदूद हैं और एक और बात ये है जो कि परेशानी की बात है, वो ये है कि उन्होंने अपने रिमार्क्स में कल ये भी एक बात की कि कुछ ममालिक जैसे इसराइल हैं, वहाँ पर 1000% तक शरह महंगाई रह चुकी है 70 की दिहाई में। तो क्या ये मज़ीद कोई अलार्म्स हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए? इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। महंगाई के हवाले से भी नाज़रीन कुछ सिलियंट फीचर्स हैं आपके सामने की रखती चलती हूँ। इंटरबैंक में 7 पैसे जो डॉलर है 7 पैसे सस्ता, 305 रुपये, जैसे मैंने भी आपसे अर्ज़ किया, 305 रुपये 47 पैसों की सतह पर बंद स्टेट बैंक। स्टॉक एक्सचेंज आज कुछ बेहतरी देखी, 100 इंडेक्स में 310 पॉइंट्स का इजाफा, 45,312 की सतह पर बंद। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमत 300 रुपये से ऊपर की रिकॉर्ड सतह पर चली गई। पेट्रोल 305.36
डीजल 311.84, पेट्रोलियम मसनूआत रिकॉर्ड महंगाई पर इस वक्त मौजूद हैं। एलपीजी की फी किलो कीमत भी 38 रुपये 97 पैसे का इसमें इजाफा हुआ। डीजल पर भी 50 पैसे रुपए की जो लेवी है, पेट्रोलियम लेवी जिसे हम कहते हैं, वो आयद है, जबकि दोनों मसनूआत पर लेवी 60 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने का खदशा है। और लेकिन इसको बढ़ाने के लिए बजट में लेवी बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी। 60 रुपये से जायद अगर लेवी आयद करने के लिए पार्लियामेंट की भी मंजूरी जो है वो लाजमी होगी। तो ये भी खदशात हैं, लेकिन जाहिर है उसके लिए पार्लिमानी जो कंसेंट है वो मशरूत है। तमाम मामला पे बात करेंगे। सियासी और जो एक्सपर्ट ओपिनियन है दोनों हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, बट आफ्टर अ ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। तमाम मामलात पे फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ और जो मामलात चल रहे हैं उनके हवाले से भी बात रहेगी। परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया, नैब के हवाले से बड़ी सीरियस ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं और दोनों इतराफ एक दूसरे को, पीटीआई और वर्सेस साबिक जो हुकूमत थी पीडीएम, पीपल्स पार्टी, ये तमाम जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि आपने फ़ायदे उठाए नैब तरमीम से। वो कह रहे हैं नहीं, आपने फ़ायदे उठाए हैं, आपने भी बड़े इसमें, इसकी वजह से आप भी बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए हैं। इस मामले पर हक़ाइक़ क्या है, हकीकत क्या है, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। और दूसरा ये कि परवेज़ इलाही साहब को, जैसे मैंने अर्ज़ किया, दोबारा गिरफ्तार किया गया। ओन बप्पी साहब ने भी पार्टी क्विट कर दी। तो पार्टी क्विट जो उन्होंने की है, मैं थोड़ी देर बाद उसको भी आपको सुनाऊंगी कि किन अल्फाज में उन्होंने खैरोबाद कहा पार्टी को, बल्कि पूरी सियासी अपने करियर को भी। लेकिन अपने फौरी तौर पे बड़े मोअज़्ज़ज़ जो मेरे साथ मेहमान हैं और डेकोरेटेड गेस्ट पैनल है उसका रुख करती हूँ। शेर अफजल खान मरवत हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन हैं और तमाम इन बहुत ज़रूरी मामलात पे रिप्रेजेंट भी करते हैं अपनी पार्टी को। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब नाजरीन, बहुत सीज़ियड सियासतदान, अपनी जमात के MQM के स्टॉलवर्ट माशाल्लाह। मैं आज ख्वाजा साहब से बात ये करी थी कि लोग दीगर आते जाते रहते हैं, आप माशाल्लाह कांस्टेंट हैं। और साबिक वज़ीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं तमाम तर बहस में फॉर हिज पार्टीज पर्सपेक्टिव्स, और ऑल्सो दीगर तौर पर भी एक ज़रा इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है। महंगाई ने इस वक्त हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वेलकम सर, आपको भी बहुत खुश आमदीद। और नाजरीन, शाह अवैस नूरानी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमाए पाकिस्तान, हमें ज्वाइन कर रहे हैं तमाम तर मामले पे। और चूँकि साबिक हुकूमत में बहुत कलीदी एक पोजीशन, पिवटल पोजीशन आपकी थी शाह साहब की, तो हम लोग ज़रा बराह रास्त भी शाह साहब से बड़े सारे मामला जान पाएंगे कि क्या हुआ। और ये जो सख्त तरीन इल्ज़ामात आपकी गुज़िश्ता 16 माह की हुकूमत पर आयद किए जा रहे हैं कि ये तो किया ही इन लोगों ने है और ये बेचारे निगरान जो तमाम सेटअप है ये फंस गए इनकी वजह से, तो इनके भी बराह रास्त आपसे जवाबात इंशाल्लाह आज हासिल करेंगे। आपको भी वेरी वार्म वेलकम शाह साहब। मरवत साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहती हूँ। ठीक है, नैब तरामीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। आप सबसे पहले ये कहेंगे कि नहीं, हमें अगर इस चीज़ से हम ठीक होते या हमें कोई प्रॉब्लम ना होती तो हम इसको चैलेंज क्यों करते। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, वो कहते हैं कि इस पे भी जो आपके PTI जो चेयरमैन है, काफ़ी सारे मामला पे उनको बाकायदा रिलीफ भी मिला है नैब तरामीम से। हुकूमत जो साबिक हुकूमत है उनका ये आपके ऊपर उल्टा आप पे तनकीद है। जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक रिलीफ की बात आपने की है, तरमीम शुदा नेब कवानीन के तहत चेयरमैन PTI को, तो कोई निशानदेही अगर कोई कर दें कि किस जगह पे हम मुस्तफ़ीद हुए हैं। दो इन्होंने केसेस बनाए हैं चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ नेब कवानीन के तहत। एक जो है अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस है जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, और दूसरा केस तोशाखाना केस है। ये नेब अदालत में जो है ज़ेर समात हैं और इन दो केसेस में जो है चेयरमैन PTI गिरफ्तार है। तो लिहाजा अब इन्होंने लेकिन गिरफ्तारी की ज़ाहिर मुद्दत कम है, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन के मराइल में जब केस होता है तो अब ये तरमीम के बाद, वो पहले तो आपके दौर में तो PTI के दौर में तो 90 दिन तक गिरफ्तार करते थे, लोगों को अंदर रखा जाता था इन्वेस्टिगेशन के जब इल्म होना चाहिए। आपके नाजरीन को भी बता दूं कि इन्होंने चेयरमैन PTI स्पेसिफिक अमेंडमेंट की ऑर्डिनेंस के जरिए। अच्छा, और जब उनके खिलाफ आप कह रहे हैं स्पेसिफिक अमेंडमेंट, स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक कानूनी तरमीम है, जिसके जरिए जब प्रेसिडेंट अलवी साहब सऊदी अरब हज की अदायगी के लिए चले गए तो चेयरमैन सेनेट का सहारा लेते हुए उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए रिमांड पीरियड वही एक्सटेंड कर जी, आई डू रिकॉल। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि हमने तो तरामीम जो हैं वो ABC
किसी एक पर्सन स्पेसिफिक के लिए नहीं बात की है। हमने जो चैलेंज किए हैं वो ये कहा है कि आपने इस इदारे को टूथलेस कर दिया है और अब नेब का कानून जो है वो कोई माना ही नहीं रखता है, क्योंकि आपने इससे वो तमाम अख्तियारात ले लिए जिनके ज़रिए वो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे या रिकवरी करा सकता था या लोगों को नेब का डर होता था। यानी नेब का डर का मतलब ये है कि अच्छा, नेब का डर, हाँ देखिए, नेब सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होना एक अलहदा अमर है, लेकिन अगर नेब कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल हो और इसको करप्शन के खिलाफ मरवत साहब वो यही तो कहते हैं कि कानूनी फवायद के लिए या कोई रिकवरीज करने के लिए तो किसी को पकड़ा नहीं गया था। जितने लोग पकड़े गए थे उनसे एंड में कुछ भी नहीं निकला। साल से ज़्यादा तक आपको याद होगा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पाबंद सलासल से, और बाकायदा मोअज़्ज़ज़ अदालत ने उनके ऊपर बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स देकर उनको फिर वहाँ से निकाला था कि ये इतने आपने साल तक एक बंदे को आपने अंदर बंद कर दिया और उससे कुछ भी नहीं। और इस तरह की मुतअद्दिद एग्जाम्पल्स हैं। देखिए जी, जो नेब तरमीम हुई है इनके बेनिफिशरीज कौन है? इनके बेनिफिशरीज ख्वाजा साद रफ़ीक है, इनके बेनिफिशरीज शहबाज शरीफ साहब है, मरियम नवाज साहिबा हैं, इनके तमाम भाई हैं, इनके चचाजाद हैं शहबाज। यही लोग तो सारे जो केसेस थे इन्हीं तरमीम की वजह से इनको अतकड़ियाँ तक नहीं लगी। इसहाक डार साहब जो हैं, जो इन्हीं नेब कवानीन के तहत प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे और जिनकी जायदाद तक कुर्क हो चुकी थी, वो जनाब दंदनाती हुए जहाज़ में तशरीफ़ ले आए। यहाँ पाकिस्तान की किसी अदालत में उनको न कोई हथकड़ी लगी, न उनके कोई ट्रायल हुए। उन्होंने कहा जी कानून ही तब्दील कर दिया है हमने, तो लिहाजा वो बरी किया जाता है। ये मुझे मामला आगे ले जाने दीजिएगा, साथ ज़ाहिर है महंगाई के साथ भी ज़रा इसको अमेलगमेट करते हैं। ख्वाजा साहब आपकी तरफ ये मामला लाती हूँ। नैब तरामीम हुई सर, कोशिश तो ये थी कि सियासी इंजीनियरिंग का टूल ना बने नैब, लेकिन अभी आपने सुना मरवत साहब कह रहे हैं कि पर्सन स्पेसिफिक तरामीम, और ये वाकया दुरुस्त है कि सदर मुमलिकत हज पर थे और उनके ऊपर भी वैसे सच्ची बात है तनकीद आई कि वो एक उस वक्त पर वो हज पर चले गए, लेकिन ये कि तमाम चीज़ें पर्सन स्पेसिफिक की गई। एक इसका जवाब फरमाइएगा। और अभी आप महंगाई के खिलाफ MQM भरपूर तौर पर और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेकर आप लोग भरपूर तौर पर आवाम को मोटिवेट कर रहे हैं कि लोग निकलें और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन तब क्या था सर जब आप लोग गवर्नमेंट में बैठे थे और ये तमाम तर चीज़ें ओवरनाइट निगरान हुकूमत ने तो नहीं की है। अभी चंद रोज़ पहले तो आप लोग थे बरसर इख्तिदार। जी बिल्कुल ठीक है। ये एक थोड़ा हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि पूरी दुनिया में अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन कुछ और है और हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन कुछ और। दुनिया में ये होता है एज ए कानून के तालिब इल्म के कि अगर किसी के ऊपर एसेट्स बियॉन्ड देयर लिमिट कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसे साबित करना पड़ता है कि उसके ये एसेट्स लेजिटिमेट हैं या नहीं है। हमारे यहाँ इदारों को, चाहे वो नैब हो, चाहे FIA हो या पुलिस हो, उसको साबित करना पड़ता है कि जिस शख्स पे इल्जाम रखा है उसके ये एसेट्स लेजिटिमेट है या नहीं है। फिर पिछले 75 साल में आप देख लें, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो अशराफिया हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, रिटायर्ड या सिटिंग ब्यूरोक्रेसी हो, उनमें से किसी एक पे भी कभी भी कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। नैब अनफॉर्चुनेटली एक टूल बनी आर्म ट्विस्टिंग के लिए अपोजिशन का। बिल्कुल। और सबसे मजे की बात देखें, जबरदस्त बात देखें क्या होती है हमारे मुल्क में, आप किसी के खिलाफ करप्शन का कोई केस फाइल करें तो वो सबसे बड़ा विक्टिम बन जाता है और वो अपने वोटर्स को अपने जलसों में ये साबित कर देता है, वो साबित कर देता है कि मेरे ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का जो करप्शन है वो गलत है। ये जितना अरबों रुपए करप्शन है, मेरे महल है, मेरी जागीरदार है, मेरी हजारों एकड़ जमीन है, मेरे घर में सोने के बिस्किट हैं, हजारों डॉलर बरामद हो रहे हैं, ये सब कुछ जायज है और अवाम जो है वो इसको तस्लीम भी कर लेती है। सही है। तो हमारे यहाँ नेशनल अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल वेग है, बोकस है, फ्लॉड है, बिल्कुल पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग है और इसमें अदालतों ने भी कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी। और अब इतना ही कहना काफी है कि उन्होंने क्यों नहीं दी। तो अच्छा, तो ये ख्वाजा साहब बात ये है सर कि ये सारी बातें अगर मैं करूं, क्योंकि मैं कभी हुकूमत में नहीं रही, या कोई और करे जो हुकूमत में नहीं रहा तो ठीक है, लेकिन ये आप तो जब गवर्नमेंट में थे यही तमाम तर आर्म ट्विस्टिंग का आप पे भी इल्जाम अभी कुछ रोज पहले आयद किया जाता था कि आप लोगों ने घरों पे धावे बोले और आपने लोगों को बिला वजह गिरफ्तार किया, ट्रायल नहीं हो रहा है, 3 MPO के तहत लोग धरे जा रहे हैं। आज आपने परवेज इलाही साहब की आज ताज़ा तरीन मिसाल देख ली। गोया ये कि आप कहेंगे आज तो आप लोग नहीं है, लेकिन ये कि जब आपकी गवर्नमेंट थी जस्ट डेज अगो यही नहीं होता था सर। देखिए, हमारी गवर्नमेंट का मतलब ये होता है हमारा शेयर ऑफ द गवर्नमेंट।
अगर हमारी गवर्नमेंट में हम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं, फिर तो मैं आपके पास 100% कठेरे में हूँ। अच्छा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे ऊपर किसी शुगर मिल के कर्जे माफ कराने, जमीनें हथियाने या बैरून फंडिंग में या लॉन्ड्रिंग में ऐसा कोई इल्जाम, अल्लाह का शुक्र है हम पे तो बनते फौजदारी मुकदमा, हम पे तो ताली बजाने के मुकदमा बनते हैं, आपसे आगे, हाँ जरा आगे वाला आपका गेम होता है, तो भी ठीक है। चुराने के मुकदमा बनते हैं। तो हम तो, हमारी मिसाल तो वही है, जो बकरी चुराने की FIR है वो हम पे टोपी चुराने की FIR है, हम पे वो मुकदमा भी बनते हैं जो इस मुल्क की अशराफिया या ईट के ऊपर बनते हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हाँ हुकूमत में थे। मैं आपको लास्ट PTI की गवर्नमेंट की भी मिसाल दूं, हमने ये तजवीज दी थी कि भाई एक कमीशन बना लो, एक कमेटी बना लो और अकाउंटेबिलिटी का एक ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला तय कर लो, नेशनल असेंबली की कमेटी बना लें, सेनेट की बना लें। लेकिन इतना वावेला करने के बाद कि वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है, हाँ। लॉ रिफॉर्म्स किसी ने नहीं की। ये बात सही है। और ख्वाजा साहब, आपसे इसलिए ये सवाल ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आप दोनों हुकूमतों के आप इत्तेहादी थे, PTI के भी थे और अभी ये जो PDM गुज़िश्ता गवर्नमेंट उनके भी आप थे। तो आप पे ज्यादा ये ओनस है कि आप जिसके भी इत्तेहादी हो एटलीस्ट उनको प्रेशराइज तो करें। आई विल गेट बैक टू दिस पॉइंट। और ये बिजली के बिल्स वाला जो मामला है इसके ऊपर भी मैं आपकी तरफ आती हूँ दोबारा। शाह साहब, आप तो सर ये चीज जाहिर है आपसे ये वाली बात नहीं की जा सकती क्योंकि जब PTI गवर्नमेंट थी आप बड़े जोरों शोर से PDM इत्तेहाद को इकट्ठा कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि पूरा इत्तेहाद आया ही इस वजह से था कि ये अपने केसेस माफ करा पाए। आज नैब तरमीम के हवाले से जो रिपोर्ट जमा कराई गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी माशाल्लाह से लोगों की जो फहरिस्त है नामों की वो इतनी है कि हमारी उंगलियां खत्म हो जाएंगी, लोग खत्म नहीं होंगे जिन्होंने फायदा उठाया उस नैब कानून से। और अभी मरवत साहब कह रहे हैं कि PTI चेयरमैन ने फायदा नहीं उठाया बल्कि ये कि उल्टा उनके खिलाफ आपने पर्सन स्पेसिफिक तरमीम की। शुक्रिया आपका, आपने याद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने फरमाया कि PTI के चेयरमैन जो है ना अपने मकाफात अमल की वजह से जेल के अंदर है, इसमें PDM का कोई कारनामा नहीं है। दूसरी बात ये कि वो ये फरमा रहे हैं सब के नैब में इतने सारे नाम आए, कानून बड़ी हरकत में है और सब कुछ बड़ा अच्छा हो रहा है और बड़ा बुरा हो रहा है। दो तरफा बताया जा रहा है कि जी उनके दौर में ये हो रहा था और हमारे दौर में ये हो रहा है। तो फिर मुझसे मैं भी बहैसियत एक सियासी कारकुन ये पूछने की वे सोचता हूँ कि पूछूं या नहीं पूछूं कि पनामा के अंदर कितने लोग जो थे वो मुलविस थे और टारगेटेड ऑपरेशन करके एक आदमी को जो प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का मुंतखब हुआ, जिसको आप कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनको क्यों स्टेप डाउन कराया गया एक प्लानिंग के तहत? उसमें कौन लोग मौजूद थे? एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में और मैंने उसमें, जब वो खुद चीफ जस्टिस मौजूद थे, अपने मनसब पे फाइज थे साकिर निसार साहब, मैंने उनको भी क्वेश्चन ये रेज किया था कि आपको किसने इजाजत दी है ये सारे काम करने की, इंटरवीन करने की और लोगों को सजा और जजा का ऑन ग्राउंड्स ऑफ पर्सनल एजिटेशन, पर्सनल गर्जेस के थ्रू आप लोगों को टारगेट करके पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करें। मगर उस वक्त क्योंकि सब जोम में थे, अभी आपने ये भी कहा, इन्होंने फरमाया, किसी ने अभी शायद ये यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर बैठे हैं जी भाई हमारे, उन्होंने कहने लगे साहब डॉक्टर साहब यूं गए और यूं आए और सारा कुछ क्लियर हो गया। ये ख्याल नहीं आता कि आपका बंदा खुद ब्लैक लिस्टेड था, फ्लाइंग नो फ्लाई लिस्ट पे जुल्फी बुखारी था, उसके लिए जहाज 2 घंटा रोका गया एयरपोर्ट के ऊपर, बेस के ऊपर, और उसको फिर फ्लाई कराया गया। वो किसके ऑर्डर पे हुआ था? जो अलीम खान साहब का जहाज था जिसपे वो बैठ के जा रहे थे घूमने फिरने के लिए, जो इंडिया जिस जहाज में वो गए थे। ये आप तब की बात कर रहे हैं जब ये गवर्नमेंट आने वाली थी और निगरान सेटअप था उस वक्त, जब जुल्फी बुखारी साहब को नहीं, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब जुल्फी बुखारी स्टेट मिनिस्टर था, जब वो चाह रहे थे इंडिया तो वो आप जो बता रही हैं वो इंडिया के वो उससे पहले वाली बात है जी, सेटअप पे था। हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको, जो वो बेस के ऊपर जिस जहाज में बैठे थे उनका नोटिफिकेशन PM ने अपने ऑर्डर से निकलवाया और फिर उनको फ्लाई कराया। वो सब हलाल और जो कोई और कर जाए वो सब हराम। तो ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट थ्योरी से हमें बाहर निकलना चाहिए। ये तो सबसे बड़े मुजरिम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन है वो सबसे बड़ा कौमी मुजरिम आदमी है, जिसका फाइनेंस मिनिस्टर IMF को खत लिखे कि इस मुल्क को कर्जा ना दो, इस मुल्क को डुबो दो, इस मुल्क का कॉन्ट्रैक्ट इसने खराब किया, बड़ा गरक तो इन्होंने किया सारा। तो इजहार हसन जो बात कर रहे हैं कि भाई हमें जो स्टेक मिला है वो मुनासिब मिला है,
जितना हमारी गुंजाइश थी सही। बट शाह साहब आप लोग आए थे सारा कुछ ठीक करने, आप लोग तो इसी मैंडेट से आए ना, आप मईशत ठीक करेंगे, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, IMF के साथ धोखा किया। बट सर अभी आप हालत देखें, अवाम मतलब खुदकुशियां कर रहे हैं इस वक्त, ये निगरान हुकूमत पे तो नहीं डाला जा सकता। देखें मेरे पास, देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ना इजहार भाई के पास होगा, ना हमारे पास होगा, किसी के पास नहीं है कि ये बिल्स जो आ रहे हैं हम इस पे हम इसको अपने आप को जस्टिफाई करें कि हम इसके ऊपर हम जिम्मेदार नहीं है, या हमने जो है ये गलत। मगर आपको पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में PDM की गवर्नमेंट ने जितना किया वो आपके सामने मौजूद है। मगर ठीक है, जो कॉन्टेक्ट करके गया उसका खमियाजा तो हमने भुगता है ना। राइट, ये देखे शाह साहब, एक्चुअली बात ये देखे सही है, आपने रियासत को डिफॉल्ट ना कराना वो ठीक है, वो एक बहुत बिजली पे जो सब्सिडी सीरियस मसला था जिसके मैं ये मामला आगे ले जाती हूँ, लेकिन अवाम भी तो डिफॉल्ट कर रहे हैं सर, अवाम डिफॉल्ट कर बच्चों के हाथ में मरवत साहब सियासतदानों के हाथ में आपने इस मुल्क की भाग दौड़ दे दी। आपके अपने टाइम पे जो उस वक्त हुआ वो सब ठीक था, अब ये अगर कोई और कर रहा है किस तरह से, जुल्फी बुखारी साहब की उन्होंने 2 दफ़ा, एक तो मैंने निगरान सेटअप की मिसाल दी, एक ड्यूरिंग गवर्नमेंट ये शाह साहब की भी मिसाल थी, तो इस तरह की मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं। जब आप लोगों ने मिसाल की बात कर रहे हैं, ये शाह वैस नूरानी साहब ने भी जो मिसाल दी कि ड्यूरिंग गवर्नमेंट PTI गवर्नमेंट, जब जुल्फी बुखारी साहब को जब वो नो फ्लाई लिस्ट पे थे उनका नोटिफिकेशन निकाला गया था, और एक इसी तरह का मामला निगरान सेटअप जब हुकूमत नहीं आई थी PTI की, ये भी हुआ था। ये नो फ्लाई लिस्ट का तो यहाँ पे कोई तुक नहीं बनती है। बात हो रही थी नेब लॉ की बेनिफिशरी की, तो मैंने कहा कि सदर ममलिकत जब हज पे गए तो चेयरमैन सेनेट ने जो हैं सदर के इख्तियारात एक्सरसाइज करते हुए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, अभी तक वो नाफिजुल अमल है, 120 डेज़ मियाद हैं। तो तब तक जब तक ये खान साहब का जो रिमांड या बेल मैटर डिसाइड नहीं होते हैं, और ये पर्सन स्पेसिफिक ला है पाकिस्तान में, और कोई मौजूदा वक्त में इस प्रोफाइल का बंदा जो है गिरफ्तार नहीं है नेबला के तहत। दूसरी बात यह है, मौलाना साहब ने 2-3 बातें की, मैं ज़रा एक चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ, चूँकि बड़े जय्यद आलिम दीन के फर्जिंद हैं, मैं ये अर्ज़ करना, और यकीनन हमसे बेहतर मुसलमान होंगे, तो ये जो PDM की हुकूमत का ईसा थे, अल्लाह क़ादिर नाज़िर जान की, ये तो ज़रूर कौम को बता दें कि जिस शख्स ने गाड़ियाँ निकाली तोशा खाने से, जिन्होंने 382 तहाइफ लिए, उसकी बेटी ने लिए, उसके वज़रा ने लिए, उसके भाई ने लिए, उसके आप ट्रायल नहीं कर रहे हैं। किस शरीयत के तहत और किस कानून के तहत इस तफरीक की इजाज़त है? आपने चेयरमैन PTI की एक गड़ी की आपने ये शुरू कर दिए। कानून का तो तकाजा ये है ना कि सबको फिर एक लाठी से हाँ को। तो आपके जो जिनकी हुकूमत का आप हिस्सा थे और जो भागा हुआ है चोरी और करप्शन की इल्ज़ामात पे भगोड़ा है पाकिस्तान से, और 3 साल 2019 में 4 वीक्स का कह के गया हुआ है, बांड दिए हुए अभी तक नहीं आया है। दूसरी बात आपने की कि पानामा में ये हुआ, वो तो हुआ ना, पर्सन स्पेसिफिक बहुत सारे लोगों के नाम थे कि उनकी पनामा में जायदादें निकली हैं, और यही था कि शुरू किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर से और दीगर लोगों को भी पकड़ा जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं अर्ज कर दूं, नहीं, जो इन्होंने बात की कि सबसे बड़े मुजरिम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और मकाफात अमल हैं, किस चीज़ के मुजरिम हैं? मुजरिम है इस मुल्क और इस कौम को सही रास्ता दिखाने के मुजरिम हैं, हकीकी आज़ादी का पैगाम निकालने के मुजरिम है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है पूरे मुल्क में, आज आपने परवेज इलाही साहब का हशर देखा, इस तरह होता है मुअज़्ज़ब मुआशरे में जहाँ पे मैं आपकी बाकी बातें सब बिल्कुल सराखों पे जो हो रहा है वो बिल्कुल कोई उसको ठीक नहीं कह सकता कि लोग पार्टी क्विट करने पे ये हमारे साथ अमल इनके दौरे हुकूमत से शुरू हुआ। बट द पॉइंट है सर, ये जो आपने कहा ना कि हकीकी आज़ादी और ये उन्होंने हकीकी अपने, वो आप खुद आप देखें कि वो उस पूरी चीज़ से पीछे हटे। आपके चेयरमैन PTI चेयरमैन पहले उन्होंने कहा कि ये अमेरिका ने साजिश की, फिर कहा इम्पोर्ट हुई, फिर कहा एक्सपोर्ट हुई, बहुत सारे मतलब उस पे अलग अलग स्टैंड आए साइफर केस में मैं चेयरमैन PTI को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमारा मौकफ है और यही ये कभी चेंज नहीं हुआ है। साइफर आया, पाकिस्तान के एम्बेसडर ने भेजा वजारत खारजा को, जिसमें पैगाम था कि हुकूमत वक्त को रुखसत करो नहीं तो नताइज भुगतना होंगे। वज़ीर खारजा ये साइफर को कोड करके उसका मैसेज ले आए प्राइम मिनिस्टर के पास, उसने कैबिनेट के सामने रख के उसको डिक्लासीफाई किया।
मैसेज चूंकि सियासी था, अब आप ये कहते हैं और इसी के अच्छा, मैं आगे ले जाती हूँ ये वाली उसके बात। नतीजे में ठीक है। हुकूमत गई। अब आप ये कहते हैं कि हुकूमत भी आपकी गई और आपको ये हक नहीं है कि अवाम को बता दे कि मेरी हुकूमत इस साइफर के नतीजे में गई है। मैं आगे ले जाती हूँ ये वाला मामला। आई थिंक ख्वाजा साहब भी इस मामले पे बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि ख्वाजा साहब का मुझे ये याद है, शाह साहब मुस्कुरा रहे हैं। शाह साहब मैं आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन ख्वाजा साहब से इसलिए ये बात जरूरी क्योंकि उस वक्त कोएलिशन पार्टनर थे MQM जब ये तमाम मामला साइफर वगैरह का हो रहा था। और मुझे ख्वाजा साहब के साथ याद है, ऑन माय प्रीवियस चैनल ख्वाजा साहब ने ये बात की थी कि ये जो साइफर वाला मामला था बतौर वजीर आजम खान साहब ने अपने इत्तेहादियों से भी शेयर नहीं किया। ख्वाजा साहब इज ऑन रिकॉर्ड, मरवत साहब, जब उन्होंने ये बात की थी, और फिर वो ऑडियो कुछ इस तरह के मामला थे। ख्वाजा साहब अभी हाँ में सर हिला रहे हैं, लेकिन सर अभी इंटरसेप्ट नामी एक बैन अल-अक़वामी जरीदा, ये अब नई बात है ना जो इसमें ऐड ऑन हो गई है। उन्होंने भी कहा है कि उसके अंदर ये तमाम तर चीजें लिखी भी थी कि आप इसको घर भेजें, अगर ये चले जाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जाएगा तो ऑल विल बी फॉरगॉटन। लेकिन मरवत साहब, हाँ, एक चीज ऐड कर दूं जी जी, एक ताकि ख्वाजा साहब को जवाब देने में आसानी हो। ये साइफर का जो इशू है, हाँ, हुकूमत हमारी 2022 अप्रैल में ख़त्म हो जाती है। इनका मौक़िफ़ या किसी भी दूसरी कोalition पार्टी का मौक़िफ़ के साइफर पे हमें एतमाद में नहीं लिया गया, 1 साल की ताखीर से क्यों आता है? जब 9 मई के बाद नहीं मरवत साहब, 1 साल की तारीख से नहीं, ये उसी वक्त आया था। मैं तभी इसलिए पुराना हवाला दे रही हूँ, साल भर पहले की ये बात है। ख्वाजा साहब ने मेरे प्रोग्राम में की थी। जी ख्वाजा साहब, प्लीज गो अहेड। देखिए उस वक्त तो हम थे ना इस्लामाबाद, 2 महीने खान साहब से और PTI के तमाम बाकी जमातों से भी थे। तो हम तो यही पूछते रहे कि भाई वो आधे ट्रस्ट का लिफाफा था वो क्यों नहीं खुला। हम तो यही पूछते रहे कि ये साइफर हमें टीवी से पता क्यों चल रहा है, हमें आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता क्यों चल रहा है, ये बताएं कि ये पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं आया, इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। फिर अगर ये कितना सीक्रेट ऑफिशियल इशू था तो आपने उस कंसर्न क्लोज फोरम के अंदर इसको क्यों नहीं एड्रेस किया। फिर दूसरी बात ये थी कि वो साइबर वाला इशू तो छोड़ देना, वो 18 MNA जो आपको छोड़ के चले गए, भाई वो क्यों छोड़ के चले गए, उनको तो नहीं पता था साइबर वगैरह की कोई कहानी। फिर तीसरी बात ये भी थी कि वो जो आपने एक आखिरी कार्ड खेलना था, हुक्म का इक्का, वो इक्का जो आप खेल चुके थे, क्या वो इक्का मुल्क के मफाद में था? वो जो आखिरी बॉल तक आपने खेलना था, तो वो आखिरी बॉल क्या मुल्क के मफाद में थी? बहुत ही लास्ट में जाकर छोड़ने का फैसला किया जब हुकूमत टॉपल हो चुकी थी। अपनी वजारत उज़्मा के चक्कर में, मैं सिर्फ खान साहब की बात नहीं कर रहा हूं, और भी पिछले प्राइम मिनिस्टर्स को भी ले लें, मुल्क को अगर दाव पे रख दें अपनी हुकूमत के चक्कर में। मैं ख्वाजा साहब आपसे, आपने चूंकि ये बात कर ली है तो मैं इसीलिए पूछना चाह रही हूँ आपसे, वो महंगाई वाला सवाल भी मैंने किया था। आपके पिछले प्राइम मिनिस्टर जिनके आप साथ कोएलिशन में थे, यानी शहबाज शरीफ साहब, वो आपको लगता है कि ये तमाम तर शाह साहब ने जो क्रेडिट दिया कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया और कुछ उन्होंने इस तरह की चीज नहीं की जिसकी वजह से कोई नुकसान हो मुल्क को, आप ये एक्नॉलेज करते हैं या आपको लगता है वो भी प्राइम मिनिस्टर प्रॉब्लमैटिक थे? नहीं, देखिए ये तो मुल्क को डिफॉल्ट, और फिर IMF के भी हमारे पास बहुत सारी तजावीज मौजूद थी कि अवाम पे बोझ ना डाला जाए, अवाम को जो है ना वो रिलीफ दिया जाए। तो हुआ क्या आखिरकार? आपने क्या चाय की स्मगलिंग, छालिया की स्मगलिंग, सिगरेट की स्मगलिंग, लोहे की स्मगलिंग, तेल की स्मगलिंग। क्विक ब्रेक का कहा जा रहा है। आई विल गेट बैक टू एवरीवन आफ्टर अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मईशत के कुछ मामलात पर कुछ तकनीकी गुफ्तगू भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं और जिस तरह की एजुटेशन भी हो रही है वो एक बिल्कुल इंडिजिनस एजुटेशन है, जो कि अवाम सड़कों पर निकले हुए हैं और बहुत आगे हद तक ये मामला चला गया है, क्योंकि कल का भी जो इजाफा है 15 रुपये तक का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, यकीनन उससे परेशानियों में इजाफा हुआ है। अब इस पे नाज़रीन बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि एक तो ये इंटरिम गवर्नमेंट निगरान हुकूमत अपने महदूद इख्तियारात के तहत क्या कर सकती है और क्या कर रही है। एक तो इस हवाले से भी बात होगी और फिर इसका ओनस
काफ़ी तौर पर, सियासी तौर पर तो कहते हैं कि जी पिछली हुकूमत ने किया, पिछले वाले कहते हैं नहीं उससे पिछली ने किया, लेकिन तकनीकी बुनियादों पे भी इस पे बात करना ज़रूरी है। इस पूरी गुफ्तगू में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अशफाक तोला साहब, जिनसे हम ये तमाम बातें जानेंगे। मायानाज फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, और गुज़िश्ता जो हुकूमत थी PDM पीपल्स पार्टी की, उसमें काबीना का भी हिस्सा थे। सो यू सर्व्ड एज अ मिनिस्टर टू, फॉर्मर मिनिस्टर टू। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का और आपकी तशरीफ़ आवरी का। ये फरमाइएगा कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, एक तो ये सियासी आर्ग्यूमेंट है सर कि तमाम तर ये जो किया धरा है, ये ज़ाहिर है कि निगरान हुकूमत की तो गलती नहीं है। पिछली हुकूमत ने, आपकी जो गुज़िश्ता हुकूमत थी जब आप भी काबीना का हिस्सा थे, IMF के पास जाने में डिले की गई, IMF के पास ताख़ीर की गई। फिर जो साबिक वज़ीर ख़जाना थे इसहाक डार साहब, वो भी कई दफ़ा ऐसे बयानात दे देते थे IMF के हवाले से जो कि दे डिड नॉट गो डाउन वेल विद द IMF एंड विद द फंड। इस तरह की भी बातें हमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हमारे प्रोग्राम में कर चुके हैं। तो सर ये बात आप तकनीकी बुनियादों पे बताइएगा कि ये जो ब्लेम है इसको आप क्या डिस्पेल करेंगे कि ये तमाम तर किया धरा पिछली 16 माह की जो हुकूमत थी उनका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप अगर यहाँ से शुरू करेंगी तो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। अगर आप कुछ कहेंगी थोड़ा पीछे चला जाऊँ तो थोड़ा पीछे चला जाऊँगा। ये असल मकसद आपका शुरू हुआ जब 2019 में आपने डिले किया IMF के एग्रीमेंट को, और उससे पहले अगर मैं जाऊँगा तो ये जब हम केयर टेकर सेटअप पिछला था उसमें जब आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन हुई थी ठीक ठाक, तो वहाँ से ये गेम शुरू होती है। और फिर जब हफीज़ शेख साहब आए और उन्होंने IMF से एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करने के बाद आपको पता चला होगा कि हमारी डिवैल्यूएशन काफ़ी हुई। फिर IMF की कुछ शराइत हम नहीं मान रहे थे और हमारा प्रोग्राम हॉल्ट पे आ गया। एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आई हमारे पास जिसको हम कहते हैं कोविड की वजह से वो सारे प्रोग्राम सस्पेंड हो गए और रैपिड फाइनेंसिंग आपको $1.44 बिलियन की मिल गई। तो आपके जितने भी कमज़ोरियाँ थी वो छुप गई। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने एक एमनेस्टी दी थी हाउसिंग की, और उस हाउसिंग की एमनेस्टी में हमें टोटल, आप ये तस्दीक कर सकती हैं, उस एमनेस्टी के तहत हमें $4.5 बिलियन एक साल में सिर्फ आए। तो वो जो हम कहते हैं ना कि जी उस दौर में जी बड़े रेमिटेंसेज आए, लोगों ने बड़ा एतबार किया, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इस किस्म की बात थी। अब आप आ जाएं इसके बाद जब आपने थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिएगा, इस वाले नुक्ते को अपने इस पॉइंट पे थोड़ी सी क्लैरिटी मजीद देते हैं सर। आप कह रहे हैं कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो थी, उसकी वजह से आप कहते हैं कि रेमिटेंस आई, और तो ये तो अच्छी बात है ना कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हुआ जिसकी वजह से दे वर एबल टू अट्रैक्ट। ये एमनेस्टी के आए थे पैसे मोना, जी मोना, ये रेमिटेंसेज आए थे, और आपको अगर पूछना है तो उसकी तस्दीक आपको मेरा ख्याल है फॉरेक्स एसोसिएशन, स्पेशली आप बोस्तान साहब से पूछ सकती हैं, वो आपको बता देंगे। ये मैं जो भी बात करूंगा तस्दीक शुदा बात। जी नहीं, इस पे फिर हफीज शेख साहब जब आए, हफीज शेख साहब हटे और उनकी जगह शौकत तरीन साहब आए, तो उन्होंने जो बजट दिया उस वक्त मैंने इनको कह दिया था और मीडिया पे मैंने कहा था कि ये बजट आप जिस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट 8 बिलियन का आप जो कर रहे हैं वो नहीं हो सकता, ये कम से कम 16 अरब का होगा। ये भी मीडिया पे है, नहीं ऐसा नहीं है, तस्दीक शुदा बयान है। जी। और जब उसको आपने देखा होगा नवंबर में हम पहुंचे तो 9.909 बिलियन यानी $10 बिलियन पे आप करंट अकाउंट डेफिसिट पहुंच गया था। तो फिर आप भागे IMF के पास 21 में। जब आप गए तो उन्होंने अपनी शराइत बताई और वो शराइत बड़ी सख्त थी। जब शराइत पे जब आप गए और जब आपने मिनी बजट दिया जनवरी में, और जब आपने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में चीज़ें बढ़ाई, और फिर इसके बाद जब आप फरवरी 28 को आपने जब वो आप अपने कमिटमेंट से आप हट गए और आपने कहा जी हम डॉलर उसकी पेट्रोल की प्राइस भी फ्रीज कर रहे हैं 10 रुपये कम करके फॉर टिल जून, और आपने कहा जी जो बिजली की नर्ख में भी मैंने जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस दिए थे वो भी मैं रिवर्स कर रहा हूँ। उस वक्त आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ और वो जो आपका $8 बिलियन का तखमीना था करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो 17.4 पे गया। तो ये $9.4 अरब का जो स्पिल ओवर था उसको कवर करते करते आपकी कमर टूट गई और आज तक टूटी हुई है। अच्छा, अब आप आ जाए, आपने ये कहा कि जी IMF के प्रोग्राम में हमने डिले किया। नो, इसहाक डार साहब के दौर में सितंबर में IMF की टीम ने आना था। सितंबर में इसहाक डार साहब आए, 26 सितंबर को। नवंबर में IMF की टीम ने आना था। नवंबर में IMF की टीम नहीं आई और वजह ये थी कि 9th रिव्यू हमारा कंप्लीट करना था इनको,
दिसंबर और जनवरी के एंड में वो आए। उन्होंने कहा 10th और 11th रिव्यू भी हमें करना है। हमने कहा जी आप 9th रिव्यू कर लें। बहरहाल कैफ वो टेक्निकल रिव्यू हमारा चला 9 फरवरी तक। उसके बाद वो जब चले गए तो उनको MEFP मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज देना था, वो भी डिले हुआ। फिर आपको SLA दे देना चाहिए था, वो भी डिले हुआ। फिर उन्होंने हमें कहा कि जी बजट की आप हमें तखमीने वो दे दीजिए, वो भी दे दिए। उन्होंने रिव्यू भी कर लिए, मगर बात नहीं बन पा रही थी कुछ चीज़ों पे, जो कि सबसे बड़ी चीज़ थी हमारी फॉरेन एक्सचेंज की और इन्फ्लेशन के ऊपर। अच्छा, तो जब हमने यानी कि ये सर मैं इसको जरा ट्रांसलेट कर रही हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे डार साहब इस बात के ख्वाहा थे, सर बेग योर पार्डन, डार साहब इस बात के ख्वाहा थे कि हम कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करें मनी मार्केट में और हम रुपए को हम आर्टिफिशियली जो है वो कुछ हद तक मुस्तहकम रखें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। मोना इन चीज़ों के लिए आपको डॉलर चाहिए, आपके पास डॉलर किटी में ना हो तो आप कैसे इंटरवेंशन करेंगी? टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो कोई भी इकोनॉमिस्ट कहता है तो मैं माजरत के साथ उससे मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। जब तक आपके पास डॉलर ना हो इंटरवेंशन आप कैसे करेंगे? राइट। दूसरी बात ये थी कि जब शहबाज शरीफ साहब गए और जब IMF से एंड में एग्रीमेंट हुआ, मैं आपको इसकी भी वजह बता देता हूँ जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जब अगस्त में इस हुकूमत ने अगर देना था केयर टेकर सेटअप को, तो हमें ये भी मेरा ख्याल है डर और खौफ था, मैं उससे शायद एग्री नहीं करूँगा कि शायद पाकिस्तान केयर टेकर आए और वो ये कहें यार आप हमारे किस जगह हमें फंसा के चले गए हो और डिफ़ॉल्ट ना कर जाए पाकिस्तान। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि जिसकी वजह से IMF के प्रोग्राम में हमें जाना पड़ा। अब IMF के प्रोग्राम में जो हमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था हमारा फरवरी 22 का, 27 फरवरी या 28 फरवरी 2022 का, उसकी वजह से आज तक हमें वो स्पिल ओवर मिल रहा है। गोया ये कि वो स्पिल ओवर $4 का, अरब डॉलर का। करेक्ट। प्लीज गो अहेड। और साथ एक ये कमिटमेंट की मिस कमिटमेंट का जो देखें उसको आप संभालते अब देखें वो उसको आपके ये फिर ये कंटिन्यूअसली एक और स्पिल ओवर आ जाता है। अब आप देखें उस वक्त ये होता मैं था सर आपसे दो बातें इस बात में, फाइनेंशियल इंटरवेंशन नहीं थी इसमें मामले पे मैं आपसे दो बातें करना चाहती हूँ। एक तो नंबर 1 ये कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जो पिछली गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कई दफा ऑन रिकॉर्ड हैं और वो ये कह चुके हैं कि ये जो तमाम बिगाड़ है वो डार साहब इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने कई दफा ये बात की और आपको पता है कि वो मईशत के हवाले से वो बहुत पक्की पकड़ रखते हैं अपने सब्जेक्ट पे। कई दफा उन्होंने ये बात की है, तो जाहिर है सर उनकी भी कुछ असेसमेंट्स। और ये जो मनी मार्केट वाली बात है, आपको पता है इस पे तो मिफ्ता साहब का, डार साहब का डे 1 से इख्तिलाफ था कि मिफ्ता साहब कहते थे कि करेंसी को फ्री फ्लोट छोड़ा जाए। और दूसरी बात सर मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ कि जो निगरान हुकूमत का अच्छा, मुझे एक बात बता दें जी प्लीज मोना। हाँ गो अहेड सर। मोना आप छोड़ें, 26 सितंबर को डार साहब का इत्तला आई थी कि वो आ रहे हैं। एम आई राइट सर? आप ये बात एग्री करती हैं? जी। मिफ्ता इस्माइल साहब तक उस वक्त तक रिजाइन उन्होंने किया था, डॉलर आपका 238 का था। डू यू एग्री? बिल्कुल। डार साहब ने तो अभी चार्ज भी नहीं लिया था और लोगों ने सेल करके 222 पे पहुंचा दिया, 212 पे पहुंचा दिया था। देखें कोई भी ऐसा वो ये होता है, उनको जो भी थे हमारे, उन्होंने सबने यही बात की थी कि यार डार साहब आ जाएंगे, एक्सचेंज कंट्रोल करेंगे और एक्सचेंज कंट्रोल जब होगा तो हमारा डॉलर जो हमने बाहर रखा हुआ है उसका कोई काम नहीं आएगा। 224 रुपए पे डॉलर था। मैंने एक्सपोर्टरों से मीटिंग की है, आप कहेंगे तो मैं नाम भी लिखवा दूंगा। और उसमें एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त PTI के रहनुमा मोहम्मद मियां सुमरो भी बैठे हुए थे, आप उनसे तस्दीक कर लें। उन्होंने मुझे कहा कि 260 रुपए का अगर डॉलर हो जाएगा तो बहुत डॉलर आ जाएंगे। तो मैंने इनको कहा मैं पाँव पकड़ लेता हूँ इसहाक डार साहब के और शहबाज शरीफ साहब के 260 का डॉलर। ये सैटरडे था, मैंने कहा मंडे को करवा देता हूँ, $5 बिलियन की गारंटी रख दे। कोई भी अपना डॉलर लाने के लिए तैयार नहीं था। आज भी आप देख लीजिए क्या पाकिस्तान का एक्सपोर्ट इतना खत्म हो गया कि हमारे पास डॉलर नहीं आ रहे। क्या इतना बड़ा फर्क है हमारा? अगर फर्ज करें 1.5% रहेगा तो भी डॉलर नहीं आ रहा। बात सिर्फ इतनी सी है मोना कि आप हमेशा कभी भी इकोनॉमिक कोई एक साइंस नहीं है, ये आर्ट है। और पाकिस्तान की 5% मार्केट है, ये ग्रे मार्केट, ये ओपन मार्केट जिसको हम कहते हैं। ये जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, 95% इंटरबैंक है हमारा। तो हमारी एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स कहाँ गई? उस वक्त तो हम इंपोर्ट कर ही नहीं रहे थे। हमारे पास एक आपकी बात जो आपने भी कहा ना कि निगरान हुकूमत के होते हुए डॉलर कहाँ गया था? खदशा था कि शायद अब हमने जब एग्रीमेंट किया IMF से, हाँ नहीं मोना देखें आप मुझे प्लीज कंप्लीट करने। अब हमने IMF से एग्रीमेंट किया है तो 2 कंडीशनें हमें करनी पड़ी।
एक हमने ये कहा कि हमने इंपोर्ट खोल ली है। आपको भी पता है 70-72 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट होती है आपकी, क्या आप अल्ले तलल्ले दे सकते हैं आप? दूसरा हमने ये कहा है कि जी हमारा एक्सचेंज रेट डिफरेंस बिटवीन द ओपन मार्केट और इंटर बैंक 1.25% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा। तो ये दुनिया में कहाँ होता है कि 1.25% मार्केट जो है 5% मार्केट 95% मार्केट को कंट्रोल करेगी, बट अब हमें ये मजबूरी में करने पड़े हैं सारे सौदे। राइट, ठीक है। ये आपने अपने सारे कंडीशंस बताए जिसके तहत आपने IMF की कंडीशनैलिटीज माननी पड़ी और क्या क्या तकाजे थे, लेकिन अब निगरान हुकूमत उसको आगे कैसे लेकर चलती है, ड्यू टू प्लॉजिटी ऑफ टाइम मुझे क्लोज करना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली ये भी एक अगला सवाल है जो इस चीज़ के बाद बनता है कि क्या कुछ हुआ, अब आगे क्या करना है गिवन द सर्कमस्टांसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह सम अदर टाइम इसको टेबल करेंगे।